हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अव्यय या अविकारी शब्द के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को ही अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है व्यय नहीं करना, अर्थात ये दो शब्दों से मिलकर बना है अधन व्यय। अ मतलब नहीं और व्यय मतलब खर्च या परिवर्तन, मतलब कि ऐसे शब्द जिसमें कोई खर्च या परिवर्तन नहीं हो अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि हम किसी भी शब्द या वाक्य में उसका प्रयोग करें तो चाहे तो उसका संज्ञा सर्वनाम कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन जो अव्यय है वो प्रत्येक स्थिति में सेम ही रहेगा। अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब और ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो जैसे कि राम यहाँ आया था, हमने ये बोला कि राम यहाँ आया था। यहाँ पे राम जो है वो पुल्लिंग है, लेकिन अगर हम सीता की बात करते हैं, सीता यहाँ आई थी, तो सीता यहाँ स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन ये जो अव्यय है यानी जो ये वर्ड यहाँ है वो राम के केस में भी यहाँ ही था और सीता के केस में भी यहाँ ही था, मीन्स कि ये चेंज नहीं हुआ। और एग्जांपल लेते हैं तो 15 अगस्त कब है, अगर हम ये बोलते हैं तो 15 अगस्त कब है या तुम कब आओगे। अगर हम किसी फीमेल के सेंस में उसको बात करेंगे तो बोलेंगे तुम कब आओगी, लेकिन ये जो कब है वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसे शब्द जिसका लिंग, वचन, काल आदि से कोई प्रभाव उत्पन्न ना हो, कोई विकार ना हो या वो चेंज ना हो, वो अव्यय कहलाते हैं। बात करते हैं अव्यय के भेद की, तो अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चयवाचक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण जो होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। और समुच्चय बोधक भी 2 प्रकार के होते हैं: समानाधिकरण और व्याधिकरण। चलिए बात करते हैं क्रिया विशेषण के बारे में, ये क्या होते हैं। तो ऐसे अव्यय या फिर ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। क्रिया क्या होता है? किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। तो जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत आदि। क्रिया विशेषण के भी मुख्यतः 4 भेद होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कालवाचक, यानी कि ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का समय कब व्यक्त करते हैं, यानी वो काम कब हुआ है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तो यहाँ आज जो है वो सेंस बता रहा है कि ये जो काम हो रहा है वो आज हो रहा है, टाइम का विरोध करा रहा है, इसलिए ये कालवाचक हो गया। तुम दिल्ली कब आओगे, इसमें भी काल की बात हो रही है कि कब आओगे, आज, कल, परसों कब आओगे। तो इन वाक्यों में आज और ये जो कब है ये कालवाचक क्रिया के उदाहरण है। तथा अन्य उदाहरण भी हम ले सकते हैं, जैसे कल, जब, प्रतिदिन, प्रायः, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः आदि। मीन्स कहने का ये है कि जिससे भी हमें काल का पता चले कि कोई काम कब हो रहा है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। तो ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त हो, मीन्स वो किस जगह हो रही है, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि। इसके भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि जो किताब मेज के नीचे है। तो अगर मैंने कहा कि किताब मेज के नीचे है, तो ये जो है ये स्थान के बारे में बता रहा है कि वो मेज के नीचे है। नीचे यानी स्थान के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे भी स्थानवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रीति। रीति मतलब होता है कोई काम करने का ढंग या क्रिया, कैसे कोई काम करते हैं। तो ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करें, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि प्रकट होता है। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, यहाँ पे चलने का एक विधि के बारे में बता रहा है कि वो कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, तो यहाँ पे जो धीरे धीरे वर्ड है ये हमारा रीतिवाचक हो जाएगा। ज़रा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुँचना है, इसमें जो धीरे धीरे है, झटपट, तेज, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट बात करते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि का बोध कराते हो, मीन्स जो कोई वस्तु है वो कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, उसकी बात हो रही है, तो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कितने रुपए लोगे, वह उतना ही भार उठा पाएगा जितना चाहो,
ले लो। इन वाक्यों में कितना, उतना, जितना, ये सब क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट बात करते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? तो समुच्चय यानी कि ये सेट की बात कर रहा है। तो ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने की बात कह रही है। जैसे मैंने बोला राम एक अलग शब्द है, श्याम ये अलग शब्द है। राम और श्याम को हमने और से जोड़ा, तो ये जो और है ये हमारा शब्द को एक दूसरे से जोड़ रहा है, तो ये समुच्चय वाचक हो जाएगा। एक वाक्य की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि राम घर जाता है, तो राम घर जाता है एक अलग वाक्य है, और मैंने लिखा कि सीता घर जाती है, तो राम घर जाता है, सीता घर जाती है, दोनों अलग अलग सेंस है। लेकिन वहाँ पे मैंने जोड़ दिया है राम घर जाता है और सीता घर जाती है, तो यहाँ पे जो और है ये भी हमारा एक अलग सेंटेंस था, और सीता घर जाती है एक अलग सेंटेंस था, दोनों को इसने मिक्स कर दिया। वाक्यांश यानी वाक्य के जो अंश होते हैं उनको जोड़ने वाले भी समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही विकल्प बताने, परिमाण, अर्थ या कारण बताने एवं विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला होता है समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण क्या होता है? ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें हम समानाधिकरण कहते हैं। इसमें मेन आते हैं, इसमें भी कई प्रकार हैं, जैसे कि संयोजक अव्यय। संयोजक मीन्स जो जिसका सेंस सेम हो, उन वाक्यों को जोड़ने वाले जो वाक्य होंगे वो संयोजक होंगे, जिसमें कोई नेगेटिव बात नहीं हो। जैसे कि राम और श्याम दोनों घर जा रहे हैं, तो राम और श्याम, यहाँ पे राम श्याम दोनों सेम है, दोनों एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे और का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विभाजक, जिसमें हम कोई चॉइस कर रहे हो, जैसे कि या तो मुझे पनीर चाहिए या तो मुझे कोई और सब्जी चाहिए, तो यहाँ पे या है, तो ये जो हो जाएगा ये विभाजक कर रहा है, जहाँ कोई चॉइस की बात कर रही है। तो कोई एक, की, चाहे, नहीं तो, ना, आदि, ये सारा विभाजक अव्यय कहलाएगा। विरोध, जहाँ पे कंट्राडिक्टरी फॉर्म हो रहा हो, जैसे कि पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन, ये सारे समानाधिकरण में विरोध प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि राम बहुत अच्छा लड़का है परंतु वह बहुत गरीब है, तो राम अच्छा लड़का तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो यहाँ पे जो परंतु हो जाएगा ये हमारा विरोध प्रदर्शन करेगा, इसलिए ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक का विरोध प्रदर्शन अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं परिणाम, यानी कि लास्ट में क्या हो रहा है उसका क्या परिणाम निकल रहा है। तो जैसे कि इसमें आएगा अतः, अतएव, सो, फलतः आदि। जैसे कि लास्ट में हम कोई भी आंसर लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि अतः इस प्रकार ये कार्य संपन्न हुआ, तो यहाँ जो वर्ड है अतः, लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं, तो ये अतः जो है ये भी कभी चेंज नहीं होता है, तो अतः वर्ड समानाधिकरण समुच्चय बोधक का परिणाम दर्शा रहा है, तो यहाँ पे ये अतः, अतएव, सो, फलतः, ये सारा इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं व्याधिकरण। ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कारणवाचक, क्योंकि, इसलिए, के, कारण, चूंकि, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उद्देश्यवाचक, जो हमारे उद्देश्य को प्रकट करें, यानी कि जो कि, ताकि, और संकेतवाचक, यदि, जहाँ हम संकेत कर रहे हो, तो इसमें आ जाएंगे यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब। जैसे कि हम ये कहें कि बारिश तब होगी जब बादल गरजेंगे, तो यहाँ पे जब, तब ये संकेत कर रहा है। स्वरूपवाचक, जैसे कि, जो, अर्थात, मानो, ये सारे स्वरूपवाचक हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं संबंध बोधक की। तो ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे सीता की बहन गीता है, इसमें की संबंध सूचक अव्यय है, तो इन्हें परसर्गीय शब्द भी कहते हैं। इनके भेद इस प्रकार हैं, जैसे कि इसमें भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि कालवाचक, कालवाचक में आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत आदि ये सब आएगा। स्थानवाचक, कोई चीज़ कहाँ पे है उसमें, तो पास, पीछे, ऊपर, आगे, बाहर, भीतर, समीप आदि ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। दिशा, जिसमें हम दिशा को दिखा रहे हों, जैसे कि तरफ, ओर, आसपास। साधन की बात करें तो द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ, जबान। निमित्तवाचक, यानी कि हेत, हित, हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत। विरोधवाचक, जहाँ पे कंट्राडिक्टरी फॉर्म हो रहा हो, उल्टा बता रहे हो, तो इसमें आ जाएगा उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध। सादृश्य, जो एक समान दिखाई दे, तो इसमें आ जाएगा समान,
तुल्य, सम, भांति, जैसा, ये सारी चीज़ें। तुलनात्मक, जहाँ पे एक दूसरे की कंपैरिजन कर रहे हो, तो इसमें आ जाएगा अपेक्षा, जैसे कि राम श्याम की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे तुलना हो रही है। सामने, बल्कि, तो ये सारी चीज़ें। विनिमयवाचक, विनिमय जिसमें कि हम एक्सचेंज कर रहे हो, तो जैसे कि बदले, जगत, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। संग्रह, जैसे कि तक, मात्र, पर्यंत, भर। हेतुवाचक, जहाँ पे किसी कार्य के प्रयोजन की बात हो, तो यहाँ पे आ जाएगा सिवा, लिए, कारण, वास्ते, ये सारा। नेक्स्ट बात करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय की। तो ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभाव की अभिव्यक्ति हो, कि हमारे मन में क्या चल रहा है उसके बारे में हमारी जो फीलिंग्स है उसको दिखाएं, तो ये इसमें आ जाएगा। जैसे कि मनोभावों के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है, अतः हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव को सूचित करने वाले अव्यय को विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे हाय, अच्छा, छी, वाह आदि। हर्ष सूचक, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं? आहा, वाह, शाबाश, बहुत खूब, तो ये सारे हर्ष सूचक हैं। शोक, जब बहुत ज़्यादा दुखी हो तो आह, हाय, ओह, उफ, राम राम आदि, तो ये सारे शोकवाचक हो जाएंगे। भय, जब हम बहुत ज़्यादा डर जाएं या फिर आश्चर्य प्रकट करें, जैसे कि अरे 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 बाप रे, आश्चर्य, क्या, ऐसा भी हो सकता है, हैं आदि। तिरस्कार, जहाँ पे हम तिरस्कार की भावना प्रकट करें, हमें कोई चीज़ पसंद ना आए, तो छी, हट, धिक आदि, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? तिरस्कार सूचक। स्वीकार सूचक, जहाँ पे स्वीकार व्यक्त करते हैं कोई चीज़ कि हाँ, जी हाँ, ये सारी चीज़। अभिवादन, जहाँ हम किसी को प्रणाम करते हैं, तो नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई, ये सारे अभिवादन सूचक हो जाएंगे। चेतावनी, जहाँ हम किसी को चेतावनी दे रहे हो, तो होशियार, खबरदार, सावधान। अगर बात करते हैं कृतज्ञता की, तो कृतज्ञता में धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद, ये सारे कृतज्ञता सूचक अव्यय हो जाएंगे। आशा करते हैं आपको अव्यय समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।